अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हमने जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है उन पर डाल लेते हैं एक नज़र। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कहते हैं कौमी सलामती पॉलिसी 2 मरहलों में पेश की जाएगी। एक हिस्सा अंदरूनी और दूसरा बैरूनी मामलात के बारे में होगा। बान की मून की तरफ से मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश। ये भी कहते हैं कि ड्रोन सिर्फ मालूमात इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ जाली डिग्री वालों की यलगार। इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कानूनी जंग की तैयारियां। चौधरी निसार वफाकी वज़ीर दाखिला नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अब भी जारी है, जिसमें सवाल जवाब हो रहे हैं। शामी साहब बड़ी दिलचस्प और बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग उन्होंने बातें की हैं, लेकिन सबसे पहली जो उन्हें वो कहते हैं कि मीडिया से हमें बड़ी तकलीफ है, खाम खा की तनकीद शुरू कर दी। 13 साल किसी नेशनल सिक्योरिटी का नाम नहीं लिया, आज जब हमने लिया तो हम पे ही सवालन जवाबन शुरू हो गए। असल में बात यह है कि मीडिया से शिकायत तो सियासतदानों को रहती है ना। तो चौधरी निसार अली साहब और उनके रफ़का जब अपोजिशन में थे उस वक्त तो मीडिया की बातें अच्छी लगती थी। अब हुकूमत में हैं तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। और लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया में हमारे पास दोस्त जो हैं वो बहुत जल्दी बड़े बड़े नताइज की तवक्को कर रहे हैं। ठीक, वो ये समझ नहीं रहे कि हालात कितने गंभीर हैं। ये दहशत गर्दी जो है उसका जो अफरीत है वो कैसे कैसे हमारे अंदर घुसा हुआ है और इसका मुकाबला करने के लिए कितनी हम पहलू एक तरजीहात तय करने की ज़रूरत है, पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। बहुत सा काम एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर करना है, बहुत सा काम इंटेलिजेंस अदारों की सतह पर करना है, बहुत सा काम सियासी सतह पर करना है, बहुत सा काम सूबाई सतह पर करना है, बहुत सा वफाकी सतह पर करना है। इस वक्त जो हमारी हालात हैं, यानी ना तो कोई इंटेलिजेंस अदारों के दरमियान राब्ता है, ठीक, ना उनके दरमियान तकसीम कार है, ना मालूमात के तबादले का कोई इंस्टीट्यूशनल इंतज़ाम मौजूद है और ना ही पता है कि वफाकी हुकूमत के हदूद क्या हैं, सूबाई हुकूमत के हदूद क्या हैं और मुख्तलिफ गिरोह जो हैं वो बरसर जंग हैं हमारी रियासत के ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़। किसी का कोई एजेंडा है, किसी का कोई एजेंडा है। तो जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ आपसे किया था कि अल-कायदा और तालिबान को जी एक सतह पर रखकर अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया उसके नतायज फिर वो नहीं निकले जो उनको मतलूब थे। ठीक, अल-कायदा और तालिबान दो मुख्तलिफ एंटिटीज थी। उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में पनाह दी गई थी, ये दुरुस्त बात है, लेकिन तालिबान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं थे। तालिबान हुकूमत का वो एजेंडा नहीं था जो अलकायदा का था। उनको यकजा करके अपने खिलाफ एक और मुत्तहिदा महाज बना दिया गया उन लोगों ने जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ जंग शुरू की जी। और अब पाकिस्तान जो है, पहला तो यह है कि हमें बहुत काम करना है। गुज़श्ता परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी और फिर जो हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उस दौर में भी इब्तदाई काम भी नहीं हुए, मरबूत जो है रिस्पांस का कोई नज़म वाज़ेह नहीं हुआ। बातें बहुत हुई, दावे बहुत किए गए, सियासतदान इकट्ठे भी हुए, कुछ कभी दुबके कभी दबकाया, बड़के भी लगाई, दावे भी किए। रहमान मलिक साहब मौके पर पहुंचते भी थे, कुछ ना कुछ हौसला दिलाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। तो अब हम फिर कैसे अंदाजा कर लें कि ये जो सारी गुफ्तगू है, जो सारे रेट्रिक्स हैं, वो अमल में ढल जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो चौधरी निसार अली साहब ने आज गुफ्तगू की है जी, अब अल्लाह को आपने भी जान देनी है और मैंने भी देनी है। किसी वजीर दाखिला ने
गुज़श्ता 12 साल में 13 साल में ये गुफ्तगू की है? याद तो नहीं पड़ती। ठीक है, ये तो उन्होंने जो गुफ्तगू की है एक मरबूत गुफ्तगू की है, और यकीनन उनको वक्त मिलना चाहिए। ये हथेली पे सरसों जमाने की बात नहीं है, लेकिन उनको भी चाहिए कि कौम को मुसलसल एतमाद में लेते रहें, ताकि ये अंदाज़ा रहे, ये यकीन रहे कि काम हो रहा है। ठीक। जब हुकूमत खामोश होती है और कुछ करती हुई नजर नहीं आती, या कोई जेर जमीन कर रही होती है, तो फिर एक बदएतमादी भी पैदा होती है, शगुफे भी छुटते हैं और बातें भी होती हैं। अब निसार अली साहब जो हैं, जो इतना एक कभी वारदात हुई है बलूचिस्तान में, जिसमें जो पुलिस के आला अफसर जो हैं बड़ी तादाद में निशाना बनाए गए, इंतहाई हौलनाक और वारदात। और वहाँ पहले तो सन्नाटा छाया रहा 1-2 दिन। मुझे टेलीफोन आने लगे पुलिस के जो लोग शहीद हुए थे, उनके वरसा के, उनके मुतल्लकीन के, कि कोई चीज़ ऐलान नहीं हो रही। अब जो DIG सुंबल साहब रुखसत हुए हैं, वालिदैन के इकलौते बेटे थे, और अब उनके घर में भी देखिए कोई उसके बाद कोई सहारा नहीं होता, बेचराग घर हो जाते हैं। तो और कई दोस्तों ने, दूसरों ने भी फ़ोन किया कि कोई पैकेज अनाउंस नहीं हो रहा, कोई उनका साथ देने की बात नहीं हो रही। फिर जब हरकत में आए वजीर दाखिला, वहाँ पहुँचे, ऐलान किया, वजीर आला बलोचिस्तान ने भी ऐलान किया, हम इनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, इनको कंपनसेशन भी देंगे, उनको पेंशन्स भी देंगे, पूरी तनख्वाह देंगे, और उनके वरसा जो है उनका ख्याल रखेंगे, उनके बच्चों के सर पे दस्ते शफकत रखेंगे। तो एक इत्मीनान थोड़ा पैदा हुआ। देखिए बच्चे जो हैं, कुर्बानी देने वाले जो हैं, उनकी कुर्बानियों को याद रखना होगा, याद रखना चाहिए। शामी साहब, ये तो पोस्ट इंसिडेंट हो गया, ठीक है ना। अब इंसिडेंट से पहले पहले इंटेलिजेंस, ब्रेक ले लेते हैं हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम इस मौजू पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी जो नई पॉलिसी मुजव्वज़ा आ रही है, शाम साहब बात कर रहे थे पोस्ट इंसिडेंट, शाम साहब प्रिकॉशंस, प्री इंसिडेंट। प्रिकॉशंस तो देखिए, पहली बात यह है कि इंटेलिजेंस को हमें बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा। ठीक है, इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करनी होगी, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि जॉइंट इंटेलिजेंस जो एक सेक्रेटेरिएट है वो कायम किया जाएगा, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। और ताकि एक मकसद हो, एक उनकी मोटिवेशन हो, लोग लग जाएं काम से। और दूसरी बात यह है कि हमें यह तय करना होगा कि कौन कौन से ग्रुप काम कर रहे हैं, उनको अलग अलग डील करना होगा, उनके बारे में अलग अलग पॉलिसी बनानी होगी। यानी खैबर एजेंसी, शुमाली वजीरिस्तान, मतलब कोई फिरकावारियत वाला मामला है तो वो मुख्तलिफ है, ठीक है, और जो अलहदगी पसंद है वो और है, जो एक वैसे एक मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार है वो और है, जो दोषे इंतकाम में कुछ अंधे हो रहे हैं वो और हैं। तो सबके साथ यकसा सलूक नहीं कर सकते, सबको अलग अलग करके सबके साथ मामलात करने होंगे, और जहां जहां मुमकिन हो वहां वहां मज़ाकरात भी किए जाए, जहां जहां मुमकिन हो उनको पैसिफाई भी किया जाए, और जो लोग इस पर तैयार ना हो फिर हथियार की ज़बान में बात करें, फिर हथियार उठाया जाए। शम्स साहब, एक तरफ तो हमारा ये रिजॉल्व है कि हम इस मसले को हल कर लें, वजीर दाखिला भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। दूसरी तरफ इस रिजॉल्व का जवाब ये आता है कि पंजाबी तालिबान के नाम से पंफलेट छपते हैं कि जनाब अगर आपने हमारे साथियों को फांसी दी तो फिर हम इसको ऐलान जंग तस्वर करेंगे। नहीं, पंजाबी तालिबान नहीं, वो तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, लेकिन पंजाबी ग्रुप के तर्जमान ने जी बिल्कुल, पंजाबी ग्रुप तो हमने बना दिया। देखिए, तो पंजाबी हो या गैर पंजाबी, उन्होंने कहा है कि जो हमारे अफराद आपके पास हैं, हमें तो मालूम नहीं कितने लोग गिरफ्तार हैं, कितनों पर मुकदमे चल चुके हैं, कितनों को फांसी की सजा हुई है, कितनों को कैद की सजा हुई है। इस बारे में मैंने मुख्तलिफ अदारों से आज राब्ता किया तो मुख्तलिफ फिगर सामने आई। अच्छा, बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि अगर आप हमारे लोगों को फांसी देंगे तो फिर आप तैयार हो जाए, हम भी उसका जवाब देंगे। ठीक। और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने दौर में किसी को फांसी दी थी, और उसको समझा यह जा रहा था कि ये भुट्टो साहब की फांसी के बाद इनका फांसी देने को दिल नहीं करता किसी को, और कुछ बैनुल अक़वामी तंजीमें भी शोर मचाती।
अब ये बात समझ में आई है कि एक फैक्टर ये भी होगा कि उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। ठीक। देखिए, फांसी जो है देना जो है उसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत भी नहीं है। ठीक। अगर किसी शख्स पर यह जुर्म साबित हो चुका है, उसके रेड वारंट जारी हो चुके हैं या उसकी रहम की अपील जेर गौर है, तो इसमें जल्दी की जरूरत क्या है? आप इसके लिए एक अलग जेल बना सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। फांसी देने के बाद तो फिर आपके हाथ खाली हो जाते। तो वो जुडिशियल प्रेशर्स की आप क्या बात करें, उसके बारे में क्या कहें? जुडिशियल तो फिर देखिए कार्रवाई तो होगी ना, वो तो मुकदमे चलेंगे और सजाएं भी होंगी। तो उसके साथ अगर बातचीत होती है, कोई रास्ता खुलता है, तो कोई मजाक नहीं है। आप देखें जो हमारे गैर मुल्की हुक्मरान थे या अंग्रेज थे, उन्होंने वो जजायर बना दिए थे, अंडमान और कहां कहां वो लोगों को रखते थे जो उम्र कैद की सजा दे के अलग थलग कर देते थे। यहां आप देखिए अभी बन्नू में जेल टूटी है, डेरा इस्माइल खां में जेल टूटी है, और फिर यहां हमारे शोर मचिया के इंटेलिजेंस वालों ने इतला कर दी थी, और फिर वहां जो कमिश्नर साहब हैं और पुलिस वाले हैं वो कुछ इकट्ठे भी हुए, उन्होंने गौर खौज भी किया। असल में वो देख कंप्रीहेंड नहीं कर पाए ना कि कितना बड़ा हमला हो सकता है, और उन्होंने कोई अपनी तदाबीर भी इख्तियार की। लेकिन मुझसे लोग पूछते हैं जी क्या हो सकता था, मैंने कहा बड़ा आसान काम हो सकता। ये जो लोग हैं जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनको एक अलग जेल में रख दिया जाए। वजीर अल्लाह जो थे खैबर पीके के, अल्लाह ताला उनको अकल देता तो वजीर दाखिला से बात करते कि भाई ये धमकी इस तरह से आ रही है, ये कैदी कुछ यहाँ मौजूद है, इनको आप दूसरी जगह मुंतकिल कर दें। ठीक। तो आप किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर देते। दुनिया जहान में जहां ये सूरत हाल है, देखिए ये जो लोग दहशतगर्द कहलाते हैं या जनूनी कहलाते हैं या इंतहा पसंद कहलाते हैं या इनको कुछ भी कह लें आप, नाम को अच्छा दे ले बुरा दे ले, ये एक और जज्बे के लोग होते हैं जी। इनको आप आम कैदियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इनके लिए आपको एक अलग जेल में इनको रख लें, इनके मुकदमात वहां चला लें, इनकी हिफाजत वहां कर लें। हर जेल की हिफाजत तो शायद इस तरीके से मुमकिन भी ना हो, बिल्कुल। लेकिन ना तो जनाब हमारे परवेज खट्टक साहब को यह ख्याल आया और ना उन्होंने हमारे वजीर दाखिला जो वजारत दाखिला को यह ख्याल आया। एक चिट्ठी लिख दी और उसके बाद सब मुतमईन हो गए। बिल्कुल। तो ये हमें समझना चाहिए कि चैलेंज कितना बड़ा है और खतरा कितना बड़ा है। एक बात जी, पहले बात ये सुन ले, एक बात तो ये है कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं है फांसियां लटकाने के, कोई जरूरत नहीं जल्दबाजी की। और जो लोग आपके पास हैं, आपकी कैद में हैं, वो नेगोशिएशंस में, मुज़ाकरात में ताउन कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं, उनकी वजह से मदद मिल सकती है कैदियों की। हाँ। और दुनिया में जंगों में कैदियों के तबादले होते हैं, मैं इसमें ज्यादा तफसील में नहीं जानना चाहता। पॉलिटिकल लीवर है कोई ऐसा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है जिससे मामलात बिगड़े, और जिसको आप डिसएंगेज कर सके उसको डिसएंगेज कर दे। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह करना चाहता हूं कि मुल्क भर में जो मूवमेंट है लोगों की, उस पर कोई ना कोई निगरानी होनी चाहिए इसकी। वो तो आज वजीर दाखिला ने कहा है, आपने कल भी ये बात कही थी। बस्तियां जो हैं वो नई बस रही हैं और नाजायज बस्तियां, तजावुजात, लाहौर के अंदर कच्ची आबादियां नई डेवलप हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, मस्जिदों के इमाम ऐसे हैं कि उनका आपको पता नहीं है कहां से आए। अच्छा शामी साहब, जब हम एक को रोकेंगे तो फिर हम दूसरे को भी रोकेंगे? नहीं, सबको रोकेंगे हम। हाँ। देखिए, जो आदमी लाहौर में मसलन आता है, कराची में बसता है, रावलपिंडी में आता है, उसका पता तो होना चाहिए कि ये कहां से आया है, क्या काम करने आया है। बिस्मिल्लाह आए, लेकिन कोई रिकॉर्ड तो हो, कोई जाके रजिस्टर तो करा ले अपने आप को, कोई पूछा तो जाए उससे, उसका कोई, आप किस काम के लिए यहां आए हैं, बिस्मिल्लाह रहिए। हाँ। आपका अपना मुल्क है, लेकिन आपके मुल्क का यह मतलब नहीं है कि आप जहां चाहें और जो चाहें लेके पहुंच जाएं। और उस पर्दे में, उसमें बेशुमार जो लोग हैं दहशतगर्द, जो मूव कर रहे हो, तो फिर कितनी आबादियां जो हमें अपरूट करनी पड़ेंगी, इवन इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में। देखिए, हमारी जो जहालत है कि जो हमारा तजाहुल है, उसने जो कोई हमारी रास्ते में गड़े खोदे हुए उनको पुर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये कौन लोग हैं, और फिर उसके साथ ही फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर काम करना होगा, उलमा को मुतहर्रक होना होगा, समझाना होगा ये हमले इस तरह से ना किए जाएं, सिविलियंस को निशाना ना बनाया जाए। उन पर भी देखिए कार्रवाई जो है
बजाते खुद कोई रियासत को भी शौक नहीं होता कार्रवाई का। ठीक, जो कार्रवाई नहीं करना चाहता, जो गोली की जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसके साथ आप बिल्कुल गोली की जुबान में बात ना करें। लेकिन ये सारी चीजें एक डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, वगरना आप आतिश फशा के दहाने पर रहेंगे और कोई मालूम नहीं है किस जगह। वजीर दाखिला ने कहा हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं, हमारे घरों में मौजूद है, हमारी जो बुल्ले शाह ने कहा हमारी बुक्कल में ये चोर है और हम पहचान नहीं पाते। उसका मीटर जो है फिर रहा हुआ है, वो आपको कुछ ना कुछ हंगामा करने के लिए आया है। इसलिए इस पर निगरानी रखनी होगी, अपने चलन दुरुस्त करने होंगे, वगरना हम रोते रहेंगे और रोते रहेंगे और यूं ही घर रोता रहा गालिब तो है अहले जहां। देखना इन बस्तियों को तुमके वीरा हो गई। शाह साहब, बान की मून भी पाकिस्तान में आए हुए हैं और उन्होंने कहा है, फरमाया कि जी कश्मीर पे मैं सालसी के लिए हाजिर हूं। नहीं, बाकी मून तो बड़ी अच्छी बात है कि तशरीफ लाए हैं यहाँ और उन्होंने कल पाकिस्तान यौम आज़ादी की तकरीबात है, उनमें वे शरीक होंगे। एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर एक खुशी की बात है कि वो आए हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हम सालसी कराने को भी तैयार हैं, मसला कश्मीर के सालसी भी करा सकते हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, सालसी जो है जहां मसले फंस जाए, गुंजलक हो जाए, वहां सालसी कराने में कोई हर्ज नहीं होता। ठीक, फरीकैन जो होते हैं हमारे यहाँ गांव में आमतौर पर होती है, शहरों में होती, जहां दो लोग फंस जाते हैं वो फिर सालसी कर। मेरा जब किसी थे, कई लोग ऐसे हैं जिनसे तनाजा पैदा हो जाता है बाज़ औक़ात, बल्कि वो पैदा कर लेते हैं। मैं तो अल्लाह के फजल से पैदा नहीं करता, तो मैं उनको कहता हूं सालसी करा लीजिए। तो सालसी, ताकि ना मेरा नुक्ता नजर और दोस्तों को भी तजवीज करता हूं। हाँ। तो इसलिए सालसी कराने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन ठीक है, सालसी की एक बुनियादी शर्त है। वो क्या? कि दोनों फरीक जो हैं झगड़े के जी वो इस पर मुत्तफिक हो और सालिस मुकर्रर कर ले, किसी आदमी को अपनी मर्जी के इत्तफाक कर ले इस पर। ठीक, तो इत्तफाक अगर ये काम कर लें जी, तो फिर मसला जो है वो हल हो जाता है, बाइंडिंग हो जाती है ना, फिर जी बिल्कुल, उसे तस्लीम करना पड़ता है उस फैसले। ठीक है शाह साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी बान की मून की पेशकश बराए सालसी की। तो शाम साहब, ये बान की मून साहब ने ऑफर तो कर दी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में इतना वो जिसे कहते हैं सासत है कि वो ये ऑफर कर सके? नहीं, अगर भारत मान जाए तो उसकी ये शर्त है ना, उन्होंने कहा दोनों फरीक अगर कहेंगे मुझसे। अच्छा, तो भारत जो है वो इस पर तैयार नहीं है कि सालसी कराई जाए किसी से। तो शाम साहब, जो उन्होंने ड्रोन अटैक्स के बारे में बात की, उसको क्या हम समझे कि ड्रोन अटैक सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इस्तेमाल होने चाहिए? बान की मून साहब ने आज कहा। असल में तो ड्रोन जो है ना, ड्रोन से तो आप इंटेलिजेंस भी तो गैदर करते हैं ना। जी जी, तो उनको बंदों को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। हाँ। यानी ये बात उन्होंने कही है। यूएनओ की पोजीशन इसमें और है, अमेरिका की और है। अब अमेरिका के हाथ कौन रोकेगा, लेकिन बहरहाल अब वक्त आ गया है कि ये मामलात भी खत्म हो, कि नेक्स्ट मरहले में अब दाखिल हो। ठीक, देखिए भारत जो है वो सालसी पर तैयार नहीं है। ये बड़ा एक दिलचस्प मौजू है, मगर मेरा ख्याल है कि जब तक वो सालसी का कोई तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, क्योंकि हम अपने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद तो अब उससे आगे बढ़ना होगा हमें, लेकिन हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर बनाना होगा मिलके, जिससे मसले के हल की कोई सूरत निकले। हल नहीं अब दोनों इकट्ठे मिलकर तजवीज कर सकते हैं, उस पर मुत्तफिक हो सकते शायद। और इसका एक तारीखी पस मंजर है जिस पर गुफ्तगू कल या परसों किसी वक्त करेंगे। शाम साहब, अगली खबर, हायर एजुकेशन कमीशन पे यलगार हो गई। जाली डिग्री वालों ने क्या कह रहे हैं, मतलब उन्होंने बाकायदा तौर पे इल्जामात की बौछार करना शुरू कर दी। यार, ये जो जावेद लगारी साहब है ना, हाँ, इनको लाइक तो थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, और ये मेरे ख्याल ज़ैबेस्ट के में आए थे और वहां से फिर सेनेटर भी बने। फिर ये उसके अंदर एजुकेशनिस्ट हैं। लेकिन मैं इन्होंने शाम साहब, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हम सबसे पहले तो आपसे माजरत कर लें कि आज हम आपकी कॉल्स नहीं ले सकेंगे और कॉल्स जो हैं वो कल पे उठा रखते हैं। कल हम ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो फारूक सत्तार साहब आ गए और बिल्कुल, और कुछ वक्त उधर चला गया। तो शामिल साहब, हम बात कर रहे थे जावेद लगारी साहब के बारे में, आप बता रहे थे। जावेद लगारी साहब जो हैं ये HEC के चेयरमैन, और इन्होंने जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ तमाम प्रेशर है हुकूमत का गुज़श्ता बर्दाश्त किया, मैं तो खुद हैरत ज़दा हूँ। ऐसी चंगारी भी यारब अपने खाकिस्तान में थी जी। कोई रायत नहीं की, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तमाम तर दबाव, धमकियाँ, लालच, तहरीस, उसका मुकाबला किया और डिग्रियां जो थी उनको चेक करते चले गए और कराते चले गए। जो जाली थी वो जाली करार पा गई। अब जो जाली डिग्रियों वाले हैं अब वो तो बड़े दांत तेज करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अब जावेद लगारी साहब का टेन्योर खत्म हो रहा है और उनकी असर नौ तकर्री की उम्मीद है। अच्छा, एक नए टर्म के लिए। ठीक है। क्योंकि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो है, मैं तो समझता हूं उनकी तो ना सिर्फ तकर्री होनी चाहिए बल्कि उनको तो तमगा भी मिलना चाहिए, बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए। जो उन्होंने जिस बहादुरी के साथ, देखिए हम सरकारी अफसर जो होते हैं, जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो करप्ट होते हैं, उनके खिलाफ एहतजाज की सदा बुलंद करते हैं। बिल्कुल। जो लोग जुर्रत के साथ अपने काम करते हैं, जमीर की आवाज पर अपने फराइज जो है वो अदा करते हैं, उनकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। ठीक। अब उनके जो दोस्त हैं उनमें से कोई चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि ये तो डुअल नेशनलिटी है इनके पास। अब उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा भाई ये हमारा मौजू नहीं है, क्योंकि इनका जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसके तहत ये ममानियत नहीं है। अच्छा। और जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, वो कई डुअल नेशनलिटी होल्डर्स हैं। देखिए, प्रोफेसर तो बेतहाशा हमारे हैं पाकिस्तानी जो दुनिया भर में पढ़ा रहे हैं, और दुनिया भर से डॉक्टर और प्रोफेसर अब आप हमारे यहाँ आके पढ़ाते हैं और खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला डुअल नेशनलिटी का वो था ना, जी 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 बिल्कुल, उसमें जो हमारे ताहिरुल कादरी साहब के मामलात में उन्होंने उसके अंदर ये लिखा है कि भाई ये जो लोग मुंतखब ऐवानों में बैठने के अहल नहीं हैं, डुअल नेशनलिटी होल्डर्स, और जहां जहां ये रुकने कौमी असम्बली की खसूसियात या क्वालिफिकेशंस दरकार हैं, वो ओहदा वो होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, जवाद ख्वाजा साहब ने भी लिखा, दूसरे जज साहब, भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी खिदमत का एतराफ़ नहीं कर रहे या उनको कोई उनके हकूक सलब कर रहे हैं। हम उनका एतराफ़ करते हैं, उनको तमाम वो सहूलतें और तमाम वो मराहत और तमाम वो इस्तेहकाक हासिल हैं जो किसी भी नेशनलिटी होल्डर को होते हैं। ठीक। जहां अब ये जो HEC का जो लॉ है, जो एक्ट है, उसमें इसकी कोई पाबंदी नहीं है। कई दूसरी, आप ISI में, फौज में नहीं जा सकते, आप कई दूसरे अदारों में भी नहीं जा सकते, लेकिन कई अदारे ऐसे हैं जिसमें आप काम कर सकते। और फिर हम जो ये डुअल नेशनलिटी होल्डर्स हैं, हम इनके बारे में पता नहीं इतनी क्यों मुसीबत में टची हो गए। भाई मुंतखब ऐवानों में बैठने का इनको हक नहीं है, लेकिन ये हमारे वजूद का हिस्सा है। वो ताहिरुल कादरी साहब की वजह से कुछ गलत फहमी, हमारे सफीर हैं, पाकिस्तान के शायरी हैं, देखिए ना, वहां भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो हम इनको अपने हिसाब से अलग क्यों करना चाहते? तो बहरहाल जावेद लगारी साहब पर वो नजला कोई भी जाली डिग्री वाले गिराना चाहते थे, वो नहीं गिर सका, लेकिन साजिशों के इम्कानात अभी बाकी वो हैं। इम्कानात तो मौजूद हैं। अब देखिए, बात यह है, जो लोग बाहर से आ रहे, अब देखिए जो डॉक्टर्स हैं जी, इंजीनियर्स हैं, जो ये प्रोफेसर्स हैं, जो इनकी मराहत हैं, जो उनकी सैलरीज वहां बाहर मिल सकती हैं, वो छोड़ के पाकिस्तान आते हैं खिदमत करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। और डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर जो है, आप देखिए, आप बाहर जाके देख के डॉक्टरों की क्या इज्जत है। ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान में हमने डॉक्टरों की क्या मिट्टी पलीत करके रख दी है, क्योंकि हमारे जो बालादस्त तबकात हैं उनको मालूम है तो इलाज के लिए बाहर चले जाएंगे। वहां YDA भी तो नहीं है ना। नहीं, तो आप देखें डॉक्टरों के मसाइल क्या है। आप सऊदी अरब में डॉक्टरों के कितनी तनख्वाहें हैं, अमेरिका में डॉक्टरों की क्या मराहत है। भाई इंसानी, आपने अपनी गाड़ी का मैकेनिक जो है वो कितना आप देखभाल के अपना चुनते हैं जी, तो अपना मैकेनिक जो है उसका चुनने का कोई ख्याल नहीं है। ये इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है। अहले इख्तिदार जो हैं और अहले इख्तियार जो है
वो तो फुर करके जाएं इंग्लैंड में और अमेरिका में और इलाज कराएं, और लोगों को आप जो समझे माल मवेशी समझे और इनको आप ढोर डंगर समझ के लोगों के सुपुर्द करते। डॉक्टरों की पजीराई भी जरूरी है, इस तरफ खास तवज्जो की जरूरत। अगर हम हमारा अपना तकाजा है ना अपने मुफाद का, अगर हमें अपना आप अजीज है, अपने मुआलिज भी अजीज होने चाहिए, अपने प्रोफेसर भी अजीज होने चाहिए, जो हमें एजुकेट करते हैं, जो हमें सेहतमंद रखते हैं, वो सब तकरीम के काबिल हैं। और जो लोग बाज़मीर हैं उनको सलाम पहुंचे हमारा। शम साहब, तो आपके ख्याल में वैसे जावेद लगारी साहब खबर यानी वो जो हुद हमारे क्या कह रहे हैं? मैंने तो ख्याल ये कि जो नवाज शरीफ साहब का मजाज है तो उसका है, उनको तो यहाँ काम करने का मौका मिलना चाहिए। यानी मेरिट के आदमी मेरा ख्याल है मेरिट का इस्तेहकाक है उनका। बाकी तो जाहिर है कि फिर हुकूमतों के मामलात वो जाने और हुकूमतें जाने। शाह साहब, इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे के आमने सामने कानूनी जंग की तैयारियां हो रही हैं, को हर जाने हद के इज्जत। भाई ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है बड़े संजीदा आदमी हैं, बुर्दबार हैं, सोच समझ के बात करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के मामले में वो तवाज़ुन खो बैठे। और इमरान खान साहब का भी यही मामला है, यानी इमरान खान साहब भी कसर नहीं छोड़ रहे और वो भी कसर नहीं छोड़ रहे। मौलाना फजलुर रहमान तो यहाँ तक बढ़ गए कि हमारे एक चैनल पे वो सलीम साफी साहब हमारे नौजवान जनाब होनहार दोस्त हैं, उनको उन्होंने कहा, उन्होंने बड़े सवाल किए ताबड़तोड़। उन्होंने कहा मैं कहता हूँ कि ये यहूदियों के आलाकार है, मैं कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, उनका सबूत क्या है? मैं कह रहा हूँ ये सबूत है। भाई ऐसा ना कीजिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए। सियासत में ऊंच नीच होती रहती है। मौलाना फजलुर रहमान के छाबे को हाथ लगा दिया मौलाना इमरान खान साहब, वो लूट लिया उन्होंने। ठीक है, और वहां इमरान खान साहब को मौलाना कह दिया, माइंड ना कर जाए। और नहीं वो माइंड को करे, मतलब वो अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी हुकूमत बनने वाली थी, ठीक है, वो तो चीखते रह गए भाई मुस्लिम लीग नून वालों आ जाओ, कोशिश करते हैं हुकूमत बनाते हैं, वो नहीं माने। उन्होंने कहा भाई जिनकी मेजॉरिटी जिनके पास आ गई है उनको बनाने दो। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी बसात उन्होंने पलट दी है वहां। अच्छा। कोई बात नहीं, सियासत में ऐसा होता रहता है। हाँ। भाई असफंदियार वली भी तो बहुत बुरी तरह पिट गए, मौलाना तो फिर भी एक खड़े हैं पूरे कद से माशाअल्लाह। हाँ। तो मौलाना जो हैं उनको अपने इल्मी शकों का एक अंदाजा करना चाहिए, उसके मुताबिक रवैया अख्तियार करना चाहिए। इमरान खान साहब उनके साथ ज्यादती भी कर जाए तो वो अपने वकार को ना छोड़े। ठीक। और फिर इमरान खान साहब से भी यही तवक्को है कि वो बड़े लीडर हैं, बड़े लीडरों की बात करें, छोटी बातें न करें। और मौलाना क्या उलझने का फायदा है मुकदमों में, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। मौलाना की बात किसी ने पसंद नहीं की, ठीक, मैं उनको मिला हूं। अच्छा। मैंने कहा मौलाना आपको क्या हुआ, आप तो तोल तोल कर बोलते थे और बोल बोल कर तोलते थे। कुछ मुस्कराए, कुछ मेरी तरफ देखा और कहा हाँ बात चीजें ऐसी होती है। हाँ। बस उससे मुझे एतमाद में नहीं लिया, वो क्या चीजें होती वो सियासत होती है। सियासत जो है ना जी, सियासत वकार के साथ, तदब्बुर के साथ। जी। मुफ्ती महमूद साहब ने भी जिस तरह एक वकार के साथ सियासत की उस तरह करे, और इमरान खान साहब भी कुछ लिहाज रखे। सब इमरान खान साहब की पार्टी भी केपीके में खुद मसाइल का शिकार हो रही है। मैं आज खबर देख रहा था कि असद कैसर साहब जो स्पीकर हैं केपीके के, उनके खिलाफ तहरीक इल्तवा पेश हो रही है कि तहरीक इस्तेकाक पेश हो रही है कि जनाब ये 2 ओहदे इनके पास। असल में वो हैं सदर भी तहरीक इंसाफ के जी। अब स्पीकर जो है उसका ओहदा, उसका तकाजा होता है कि वो गैर जानबदारी का मुजाहरा करे और सदारत छोड़ देनी चाहिए। खुद परवेज खट्टक साहब जनरल सेक्रेटरी हैं अपनी जमात के, भाई अब काम तो कर नहीं सकते, अब अपनी वजारतें उलिया चलाएंगे या वहां कोई सेक्रेटरी जनरलशिप करेंगे काम, तो जो नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दे। लेकिन और अगर जो हमारी उनकी जो जमात है उसको भी चाहिए फैसला करे। अगर ओहदा जो है उनके दस्तूर में तो गुंजाइश है कि 2 ओहदे रखे जाएं, लेकिन फिर भी एक मामला जो है भारत जिम्मेदारी का भी है। लेकिन कह रहे इमरान खान भी अपना ये फैसला या ये राय इम्पोज नहीं कर पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अभी उनकी जो एग्जीक्यूटिव है उसने इस बारे में फैसला ही नहीं किया। ठीक, जब फैसला करेंगे तो फिर तो मानना ही पड़ेगा तौन बकरन। अच्छा। लेकिन जो हमारे स्पीकर साहब हैं वो भी जरा गौर कर लें, परवेज खट्टक साहब भी गौर कर लें, और असद कैसर नाम है ना जी, असद कैसर पीटीआई के लीडर हैं माशाल्लाह। और भाई
ओहदे जो हैं उनका इस तरह मामला नहीं होता। ठीक। वो ओहदे जो है उनसे कोई बड़ा नहीं बन जाता बहुत। ठीक। आपकी अपनी अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, वो खिदमत करें। ठीक। शामिर साहब, बहुत सारे जो एसएमएसेस हैं, मैं एक ग्रुप आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। ये कुछ 6 अफराद हैं जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से एक ही एसएमएस किया। वो ये है कि हम भारत के साथ लड़ाई के लिए तैयार हैं, बस हम शुरू करें। देखिए, ये जो उन्होंने एसएमएस एक किया है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, जी, मैं उनकी खिदमत अक़दस में ये अर्ज करना चाहता हूँ, लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जब कोई हम पर हमला करेगा हम उसका जवाब देंगे जी, लेकिन हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। ठीक। हमें हमला नहीं करना, हमें जंग को दावत नहीं देना, हमें आजमाइश को आवाज नहीं देनी। अगर आजमाइश में हम मुब्तला हो जाएं, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है। ठीक है। और जंग एक तबाही है और जंग एक बर्बादी है। आपको मालूम है कि जंग के नतीजे में क्या कुछ होता है मुल्कों और कौमों के साथ, और कितनी मईशत में बर्बादी होती है, कितनी जानें ज़ाया होती हैं, कितने वसाइल ख़त्म होते हैं। जो कौमें जिन्होंने जंगें लड़ी हैं, चीन और इंडिया, सरहदी तनाज़ा मौजूद है, जंग का नाम नहीं लेते इतने बड़े मुल्क जो हैं। तो जंग बच्चों का खेल नहीं होता, इसकी दुआ नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो भी ये एसएमएस कह रहे, अपने जज्बात काबू में रखो जी, और फिर ये देख लो, अपनी तारीख का जायजा ले लो जी, जंगों ने हमें क्या दिया है और हमसे क्या लिया है जी। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात कह रहा हूं, अगर कोई हम पर मुसल्लत करेगा तो फिर हम उसका मुकाबला करेंगे और खून का आखिरी कतरा जाए उस तक मुकाबला करेंगे। तो ये अरसलान खान साहब लिया से, हफीज़ अरमान साहब कराची से, झंग से गुलजार साहब और बहुत सारे दीगर लोग आपने चूंकि एक ही मतलब के एसएमएस किए थे, लिहाजा उन्हें जवाब मिल गया। शाम साहब, दूसरा फेसबुक पे एक अभी आपने जो कमेंट किया, वो आपने कहा कि हमें शहरों के दरमियान आमदोरफ्त को कंट्रोल करना है। उसके ऊपर जो बहुत सारे दोस्तों ने एसएमएस किया है, वो उसमें नस्ल परस्ती की भी कुछ बू आती है, इसलिए मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये किसी खास ग्रोह को टारगेट करने किसी को टारगेट नहीं करना, किसी को कदगन नहीं लगानी, सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, जब मैं छोटा था बचपन में, तो हर दुकानदार जो था उसके पास लाइसेंस होता था, ठेले वाले के पास लाइसेंस होता था, रेडी वाले के पास लाइसेंस होता था। हर जो शख्स कोई कारोबार कर रहा है, कोई दुकान लगा रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसको नंबर अलाट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन शख्स यहाँ क्या कारोबार कर रहा है, पता होना चाहिए कौन शख्स कहाँ से आ गया है, मूवमेंट कर रहा है। यहाँ तो मालूम ही नहीं है। अब मुझे कई लोग मिलते हैं, उनको उज़्बक उनके मोहल्ले में रह रहे हैं, कोई कह रहा है कि जनाब काबुल से लोग आके उनके मोहल्ले में रह रहे हैं। ये इस तरह से हम फ्री नहीं कर सकते, अगर उसके नतायज होंगे भयानक। और इसमें ना तो किसी इलाके, किसी सूबे के लोगों को रोका नहीं जा सकता। सिर्फ जब आए मुत्तला कर दें कि हम फलां इब्ने फलां, ये हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर है, यहाँ हम तशरीफ़ लाए हैं और इसके बाद हम इतना क़याम रहेगा या हम मुस्तकिल यहाँ रहायश इख्तियार कर लेंगे। या गोया आप शाम साहब पाकपतन से आए हैं, मैं सरगोदा से आया हूँ, तो हमें लाहौर में आके किसी लाइन में लगना, पासपोर्ट वीज़ा दिखाएं हम? नहीं, कोई बात नहीं, वीज़ा दिखाने की जरूरत है, दफ्तर इतला कर दे उनको बस। हाँ, ठीक है, हमने तो यहाँ आए हैं, सर्विस कर रहे हैं, रह रहे हैं, और लोग खुद ब खुद रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब ये लोग जो खाना बदोश आते हैं, जो झोंपड़ियां बनाते हैं, जो एक कच्ची बस्तियां आबाद करते हैं, जो टेंटों में लगा के अभी कभी आज यहाँ है कल कहाँ है, आप उनके हाथ में अपनी जानें और अपनी इज्जतें और अपने माल देना चाहते हैं तो शौक से दे लें। ये जहां ज़ेब साहब हैं जी, ये शामी साहब इन्होंने लाड़काना से लिखा है। ये कहते हैं शामी साहब, यही मामला जो आप कह रहे हैं, हम सिंध में बहुत देर से कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। ये मतलब, ये मैं ये नहीं कह रहा इजाजत लें, मैं कहता हूं इत्तला दें। ठीक है, ये दोनों में फर्क है जी। मैं इजाजत लेने की बात नहीं है कि मैं इजाजत लेके जाऊंगा लाहौर में या साहिवाल में या पेशावर में, इजाजत की मुझे जरूरत नहीं है।
मुझे इत्तला की जरूरत है कि मैं आ गया हूं। ठीक। किसी के घर मेहमान जाता है जी। कोई इत्तला तो देता है ना यार। सब इधर से भी इत्तला आ गई है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तो कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इसी वक्त इसी जगह से। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।